यूरोप का नक्शा खोलिए और स्पेन को देखिए। एक ऐसा देश जो आकार में पूरे यूरोप में चौथे नंबर पर आता है, जहां एक ही सीमा के भीतर नीला समंदर है, बर्फ से ढके पहाड़ हैं, सूखे रेगिस्तान हैं, हरे भरे जंगल हैं और ऐसा मौसम है जिसे दुनिया के सबसे हेल्दी क्लाइमेट में गिना जाता है। फिर भी आज स्पेन का करीब 70% इलाका लगभग खाली पड़ा है। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। स्पेन की कुल आबादी लगभग 4.8 से 5 करोड़ के बीच है, लेकिन इस आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा केवल कुछ गिने चुने इलाकों में सिमट गया है। मैड्रिड, बार्सिलोना, वेलेंसिया, सेविल, मलागा जैसे शहर और खासकर समुद्र के किनारे बसे कोस्टल इलाके, देश का बीच वाला हिस्सा जहां कभी कस्बे थे, खेत थे, स्कूल थे, बाजार थे, आज वहां सन्नाटा है। आज भी स्पेन के मिडिल पार्ट में आपको बड़े बड़े पत्थर के घर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे गांव जिनमें चर्च खड़े हैं, सड़कें हैं, लेकिन लोग नहीं हैं। खिड़कियों से झांकती खामोशी और दीवारों पर चढ़ती बेलें इस बात की गवाही देती हैं कि यहाँ कभी जिंदगी हुआ करती थी। ये इलाका हमेशा से ऐसा नहीं था। सिर्फ कुछ दशक पहले तक यहाँ लाखों लोग रहते थे, खेती करते थे और पीढ़ियों से एक ही जमीन पर टिके हुए थे। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। लोग बीच का स्पेन छोड़कर तटों की ओर भागने लगे, शहरों की ओर खिंचने लगे, और जो पीछे छूट गया वो बन गया खाली स्पेन, जिसे आज लोग एम्प्टी स्पेन कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना समृद्ध, इतना खूबसूरत देश आखिर अंदर से खाली क्यों होता चला गया? इस सवाल का जवाब किसी एक वजह में नहीं छुपा है। इसकी जड़ें इतिहास में हैं, जमीन की बनावट में हैं और उन फैसलों में हैं जो 20वीं सदी में लिए गए। इस कहानी को समझने के लिए हमें सैकड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब स्पेन को स्पेन नहीं कहा जाता था। हजारों साल पहले ये इलाका रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। रोमन इसे हिस्पैनिया कहते थे। रोमन साम्राज्य उस समय दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था, जो उत्तरी अफ्रीका से लेकर यूरोप और मिडिल ईस्ट तक फैला हुआ था। लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य एक दिन अपने ही वजन के नीचे दबने लगा। इसे संभालना मुश्किल होता गया, खर्च बढ़ता गया और धीरे धीरे रोमन शासकों को एहसास हुआ कि अब सब कुछ एक साथ नहीं चल सकता। चौथी सदी के अंत तक रोमन साम्राज्य प्रशासनिक दबाव के कारण 2 हिस्सों में बंट चुका था, पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। स्पेन पश्चिमी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था और यहीं से गिरावट की शुरुआत हुई। जैसे जैसे रोमन ताकत कमजोर होती गई, वैसे वैसे यूरोप में जर्मनिक कबीलों के हमले बढ़ने लगे। आखिरकार 5वीं सदी तक आते आते पश्चिमी रोमन साम्राज्य पूरी तरह ढह गया। इसके बाद हिस्पैनिया पर विजिगॉथ्स नाम के जर्मनिक कबीले का राज आया। लगभग 250 साल तक उन्होंने इस इलाके पर शासन किया, लेकिन उनका शासन मजबूत नहीं था। राजनीतिक अस्थिरता, अंदरूनी लड़ाइयां और कमजोर प्रशासन इस साम्राज्य को खोखला कर रहे थे। और तभी इतिहास ने एक और करवट ली। 8वीं सदी की शुरुआत में अरब से उठी एक नई ताकत ने उत्तरी अफ्रीका पार किया। साल 711 ईस्वी में मुस्लिम सेनाएं स्पेन पहुंची। कुछ ही समय में विजिगोथ्स का शासन खत्म हो गया और पूरा इलाका मुस्लिम हुकूमत के अधीन आ गया। हिस्पैनिया का नाम बदलकर अल अंदलुस रख दिया गया। अगले करीब 800 साल स्पेन का बड़ा हिस्सा मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में रहा। इस दौर में शहर बसे, सिंचाई व्यवस्था बनी, खेती विकसित हुई, विज्ञान, वास्तुकला और शिक्षा ने तरक्की की। कोर्डोबा, टोलेडो और ग्रेनाडा जैसे शहर उस समय यूरोप के सबसे उन्नत शहरों में गिने जाते थे। लेकिन ये शासन हमेशा संघर्ष में रहा। उत्तर से ईसाई राज्यों का दबाव लगातार बना रहा। धीरे धीरे कई सदियों तक चली लड़ाइयों के बाद आखिरकार 1492 में ग्रेनाडा के पतन के साथ मुस्लिम शासन खत्म हो गया। स्पेन पूरी तरह ईसाई शासकों के अधीन आ गया। यहीं से शुरू हुआ स्पेन का एक नया दौर, एक ऐसा दौर जब स्पेन दुनिया की सबसे बड़ी औपनिवेशिक ताकतों में से एक बन गया। अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया से लेकर अर्जेंटीना तक स्पेन का झंडा लहराने लगा। एशिया में फिलीपींस भी स्पेन के नियंत्रण में था। दुनिया भर से सोना चांदी आया। समंदरों पर स्पेन का दबदबा था। लेकिन ये ताकत हमेशा नहीं रहने वाली थी।
समय बदला, साम्राज्य कमजोर पड़ा और 20वीं सदी में आकर स्पेन एक बार फिर बड़े संकट में फंस गया। साल 1936 में स्पेन में एक भयानक सिविल वॉर शुरू हुआ। 3 साल तक चले इस युद्ध ने देश को अंदर से तोड़ दिया। करीब 5 लाख लोग मारे गए, शहर तबाह हो गए और अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। 1939 में युद्ध खत्म हुआ और सत्ता में आया एक तानाशाह जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको। फ्रैंको का शासन अगले करीब 36 साल तक चला और यही वो दौर था जिसने स्पेन के ग्रामीण इलाकों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। युद्ध से पहले स्पेन की बड़ी आबादी गाँव में रहती थी। खेती किसानी ही लोगों की जिंदगी का आधार थी। लेकिन फ्रैंको ने देश को खुद पर निर्भर बनाने के नाम पर सीमाएं बंद कर दी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग रोक दिया गया। नतीजा ये हुआ कि स्पेन दुनिया से कट गया। ना नई मशीनें आईं, ना नई तकनीक, ना उर्वरक, ना दवाइयाँ। खेती पिछड़ती चली गई। सरकार ने फसलों के दाम तय कर दिए, जिससे किसानों की कमाई और गिर गई। गांवों में रहना मुश्किल होता चला गया। लोगों के सामने 2 ही रास्ते बचे, या तो शहर जाओ या फिर देश छोड़ दो। यहीं से शुरू हुआ वो पलायन जिसने धीरे धीरे स्पेन के बीच वाले हिस्से को खाली करना शुरू कर दिया। लेकिन असली बदलाव अभी आना बाकी था। 1950 के दशक के आखिर तक फ्रांसिस्को फ्रैंको को ये साफ समझ में आ चुका था कि स्पेन को दुनिया से काट कर रखना देश को और पीछे ले जाएगा। सिविल वॉर के बाद फैली भूख, बेरोजगारी और गरीबी अब छुपाई नहीं जा सकती थी। इसी मजबूरी में फ्रैंको ने अपनी सख्त नीतियों को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। स्पेन के दरवाजे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोले गए और देश दोबारा दुनिया से जुड़ने लगा। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ व्यापार शुरू हुआ। विदेशी कंपनीज आईं, नई फैक्ट्रियां लगी, सड़कें बनी और बंदरगाहों का तेजी से विस्तार हुआ। यहीं से स्पेन एक बिल्कुल नई दिशा में आगे बढ़ने लगा। यहीं से उस दौर की शुरुआत हुई जिसने आज इतिहास में स्पेनिश इकोनॉमिक मिरेकल के नाम से जाना जाता है, जब कुछ ही सालों में स्पेन की रुकी हुई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी और देश औद्योगिक विकास की राह पर आ गया। लेकिन ये चमत्कार पूरे देश में बराबर नहीं फैला। नई इंडस्ट्रीज को पहाड़ों, रेगिस्तान और दूर दराज के इलाकों में लगाने का कोई मतलब नहीं था। कंपनियों को चाहिए था आसान ट्रांसपोर्ट, बंदरगाह, बिजली और बड़ी लेबर फोर्स। ये सारी चीजें स्पेन के बड़े शहरों और कोस्टल इलाकों में थीं। बार्सिलोना, मैड्रिड, वेलेंसिया, बिलबाओ जैसे शहर अचानक तेजी से बढ़ने लगे। नई नौकरियां पैदा हुईं, अच्छी सैलरी मिलने लगी। शहरों में स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, सब कुछ बेहतर होता चला गया। अब गांवों में रह रहे लोगों के सामने एक साफ तस्वीर थी। एक तरफ गांव जहां खेती से गुजारा मुश्किल होता जा रहा था, दूसरी तरफ शहर जहां काम था, पैसा था और भविष्य था। धीरे धीरे गांव खाली होने लगे। पहले जवान निकले, फिर पूरे परिवार शहरों में बसने लगे। जो पीछे बचे वो बूढ़े थे, और जब वो भी चले गए तो गांवों में सिर्फ घर रह गए। ये बदलाव अचानक नहीं हुआ, ये कई दशकों तक चुपचाप चलता रहा। 1960 से 1980 के बीच स्पेन में ग्रेट इंटरनल माइग्रेशन शुरू हुआ। करीब 30 लाख से ज्यादा लोग गांवों से शहरों की ओर चले गए। इतिहास में ये स्पेन की सबसे बड़ी जनसंख्या मूवमेंट मानी जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं स्पेन की ज्योग्राफी पर, जिसने इस पलायन को और तेज कर दिया। स्पेन दिखने में भले ही एक परफेक्ट देश लगे, लेकिन इसकी जमीन बहुत कठिन है। ये यूरोप के सबसे ज्यादा पहाड़ी देशों में से एक है। पूरे देश में 6 बड़ी माउंटेन रेंज फैली हुई हैं। देश के बीचों बीच ऊंचा पठार है जिसे मेसेटा सेंट्रल कहा जाता है। ये इलाका सर्दियों में बेहद ठंडा और गर्मियों में बेहद गर्म हो जाता है। यहाँ बारिश कम होती है और खेती आसान नहीं है। उत्तर में पिरेनीज पहाड़ फ्रांस से स्पेन को अलग करते हैं। दक्षिण में पहाड़ और सूखे इलाके हैं। पूर्व और पश्चिम की तरफ समंदर है, जहाँ मौसम ज्यादा संतुलित है। यही वजह है कि इतिहास से ही स्पेन की आबादी ज्यादातर तटों के आसपास बसती रही है। जब आधुनिक दौर में सड़कें, रेलवे और इंडस्ट्री की बात आई तो पहाड़ी और सूखे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत महंगा साबित हुआ। एक हाईवे बनाने की लागत पहाड़ों में कई गुना बढ़ जाती है। रेल लाइन बिछाना और भी मुश्किल। सरकारों ने वही किया जो हर देश करता है, जहां फायदा दिखा वहीं निवेश किया, और फायदा शहरों में था, गांवों में नहीं।
इसका नतीजा ये हुआ कि स्पेन के बीच वाले इलाकों में रहने वालों को ना अच्छे स्कूल मिले, ना अस्पताल, ना रोजगार। बस धीरे धीरे वहां जिंदगी रुकती चली गई। आज स्थिति ये है कि स्पेन के कई प्रांतों में जनसंख्या घनत्व अफ्रीकी देशों से भी कम है। कुछ इलाकों में जनसंख्या घनत्व इतना गिर चुका है कि 1 वर्ग किलोमीटर में 5 से भी कम लोग बचे हैं। इन इलाकों को आज स्पेनिश लैपलैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की आबादी फिनलैंड के उत्तरी हिस्सों जितनी कम हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इन जगहों पर घरों की कमी नहीं है, पूरे गांव बने हुए हैं, लेकिन रहने वाला कोई नहीं। मैड्रिड से सिर्फ 100 से 150 किलोमीटर दूर ऐसे कस्बे हैं जहां सैकड़ों घर हैं और आबादी 40 से 50 लोगों से ज्यादा नहीं। ये सब देखकर लगता है कि शायद लोग वापस आ सकते हैं, लेकिन असली समस्या अभी बाकी है, क्योंकि अब स्पेन को सिर्फ गांवों के खाली होने की समस्या नहीं है, अब उसे जूझना पड़ रहा है एक और खतरनाक सच से। नई पीढ़ी पैदा ही नहीं हो रही। पिछले कुछ दशकों में स्पेन का बर्थ रेट लगातार गिरता गया। आज स्पेन का फर्टिलिटी रेट लगभग 1.2 बच्चे प्रति महिला है, जबकि किसी भी देश को स्थिर आबादी के लिए कम से कम 2.1 चाहिए। इसका मतलब साफ है, हर नई पीढ़ी पिछली से छोटी होती जा रही है। शहरों में जिंदगी महंगी है, नौकरियां अस्थायी हैं, घर खरीदना मुश्किल है, लोग पहले करियर बनाना चाहते हैं, फिर शादी, फिर बच्चे, लेकिन तब तक उम्र निकल जाती है। आज स्पेन में ये आम बात है कि महिलाएं 38 से 40 साल की उम्र में पहला बच्चा पैदा कर रही हैं, और बहुत से लोग तो बच्चे करने का फैसला ही नहीं लेते। इसका असर सीधा गांवों पर पड़ा। जहां पहले से ही लोग कम थे, अब वहां बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे। स्कूल बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल बंद हो रहे हैं, बसें चलनी बंद हो रही हैं, और एक बार जब ये सब बंद हो जाता है तो वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। सरकारें अब इस खतरे को समझ रही हैं। रूरल इलाकों में इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है, टैक्स छूट दी जा रही है, नए लोगों को बसाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये काफी है? क्योंकि जिस देश की नई पीढ़ी ही कम होती जा रही हो, वहां खाली इलाकों को भरना सबसे मुश्किल काम होता है। आज स्पेन को देखने पर एक अजीब विरोधाभास सामने आता है। चमकते शहर और पर्यटकों से भरे तट, और दूसरी तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक फैला सन्नाटा। इसे ही आज एम्प्टी स्पेन कहा जाता है। ये कोई अचानक पैदा हुई समस्या नहीं है, ये दशकों में बनी एक ऐसी स्थिति है जिसे अब पलटना आसान नहीं है। स्पेन की सरकार को ये बात अब पूरी तरह समझ में आ चुकी है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले वर्षों में देश की बड़ी जमीन पर इंसान नाम की चीज ही नहीं बचेगी। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। सबसे पहले ध्यान गया इंफ्रास्ट्रक्चर पर। रूरल इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोग शहरों की नौकरी गांव से ही कर सकें। कई जगहों पर खाली पड़े घर बहुत सस्ते दामों पर दिए जा रहे हैं। कुछ गांवों में तो सरकार नए परिवारों को बसने के लिए आर्थिक मदद भी दे रही है। लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं है। कागज पर यह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, मगर जमीनी सच्चाई ये है कि सिर्फ इंटरनेट या सस्ता घर किसी इलाके को जिंदा नहीं करता। लोगों को स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, नौकरी की स्थिरता चाहिए, और सबसे जरूरी एक पूरा समाज चाहिए। यही वजह है कि अब तक इन योजनाओं का असर सीमित ही रहा है। एक और उम्मीद इमिग्रेशन से जुड़ी हुई है। स्पेन को आने वाले समय में लाखों नए लोगों की जरूरत पड़ेगी, ताकि उसकी घटती आबादी को संभाला जा सके। लैटिन अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी यूरोप से लोग स्पेन आ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ भी वही समस्या सामने आती है। ज्यादातर इमिग्रेंट भी उन्हीं शहरों में बसना चाहते हैं जहाँ काम है। खाली गांव उनके लिए भी आकर्षक नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब स्पेन का बीच वाला हिस्सा फिर से आबाद होगा? सच ये है कि पूरी तरह से पहले जैसा होना शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस दुनिया में हम आज जी रहे हैं वहाँ इकॉनमी शहरों के आसपास ही घूमती है। इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, एजुकेशन, सब कुछ सेंट्रलाइज होता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये इलाका पूरी तरह मर चुका है। आज कुछ नए बदलाव दिखाई देने लगे हैं। कुछ लोग शहर की तेज जिंदगी से थककर शांति की तलाश में गांवों की ओर लौट रहे हैं। रिमोट वर्क ने कुछ हद तक ये रास्ता खोला है कि इंसान शहर से दूर रहकर भी काम कर सके, पर यह बदलाव अभी बहुत छोटा है। सबसे बड़ी चुनौती अब भी जनसंख्या का गिरना है।
स्पेन में जन्म दर इतनी कम हो चुकी है कि हर नई पीढ़ी पिछली से छोटी बनती जा रही है और जहां बच्चे नहीं होते वहां जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। स्पेन में पिछले कई सालों से मौतों की संख्या जन्म से ज्यादा रही है, यानी देश की आबादी प्राकृतिक तौर पर घट रही है। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले 20 से 25 साल में स्पेन को अपनी इकोनॉमी और पेंशन सिस्टम चलाने के लिए भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसका सीधा असर फिर उन्हीं इलाकों पर पड़ेगा जो पहले से खाली हैं। जहां बच्चे नहीं होंगे वहां स्कूल नहीं होंगे, जहां स्कूल नहीं होंगे वहां परिवार नहीं आएंगे। ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। स्पेन की कहानी हमें ये दिखाती है कि सिर्फ जमीन, मौसम और संसाधन किसी देश को आबाद नहीं रखते। नीतियां, रोजगार और समय पर लिए गए फैसले उससे कहीं ज्यादा अहम होते हैं। एक समय था जब स्पेन दुनिया पर राज करता था। आज वही देश अपने ही अंदर खाली होता जा रहा है। और ये सवाल सिर्फ स्पेन का नहीं है, यूरोप के कई देशों में यही हाल धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। फर्क बस इतना है कि स्पेन में ये बदलाव सबसे साफ नजर आता है। शायद आने वाले सालों में कुछ गांव फिर से बसें, कुछ रास्तों पर फिर से आवाजें लौटें, लेकिन इतना तय है कि जो स्पेन एक बार खाली हो चुका है वो कभी पूरी तरह पहले जैसा नहीं हो पाएगा। यही है खाली स्पेन की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि देश सिर्फ नक्शों से नहीं, लोगों से जिंदा रहते हैं। अगर लोग चले जाएं तो सबसे खूबसूरत जगह भी खामोश हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।